हेलो एवरीवन। हम लोग द राइज़ ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के फिफ्थ पार्ट को आज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसके फोर्थ पार्ट तक को कंप्लीट कर लिया था। फिफ्थ पार्ट में हम लोग यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफिकेशन यानी एकीकरण कि किस तरह से कंट्री को एक किया गया। यूनिफिकेशन के अंदर में हम लोगों के पास सिलेबस में 3 अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है। पहला जर्मनी है, उसके बाद इटली है और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन है। तो आज हम लोग सबसे पहले जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। जर्मनी जो आज एक कंट्री के तौर पे जाना जाता है, 18वीं सेंचुरी के शुरू होने तक में ये लगभग 39 स्टेट्स में बटा हुआ था और ये सभी स्टेट्स डिफरेंट थे और इनमें यूनिटी नहीं थी। ये एक कंट्री के तौर पे नहीं थे। हालांकि इसके पहले ये 39 स्टेट्स 300 स्टेट्स के आसपास छोटे छोटे स्टेट में बटे हुए थे, जो कि बाद में कन्वर्ट होकर के 39 स्टेट में बटे। तो इन 39 स्टेट्स में 2 मेन स्टेट्स थे, एक प्रूशिया था और दूसरा ऑस्ट्रिया था। 1815 में जब नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन ने हरा दिया तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई और ट्रीटी ऑफ वियना में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए यूरोप से रिलेटेड। तो इनमें एक डिसीज़न ये भी लिया गया था कि जब जर्मनी को एक किया जाएगा तो जर्मनी 39 स्टेट में बटा हुआ है। जब ये एक कंट्री बनेगा तो इस कंट्री पर रूल ऑस्ट्रिया करेगा, ना कि प्रूशिया, क्योंकि 1815 के दौर में ऑस्ट्रिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट था। लेकिन 1815 के बाद से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1848 तक में, इस दौरान जर्मन स्टेट सब में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। ऑस्ट्रिया, जहाँ पर ज़्यादातर लोग कंजर्वेटिव माइंड के थे, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को नहीं अपनाया। नतीजा ये हुआ कि ये लोग इकोनॉमिकली धीरे धीरे बैकवर्ड होने लगे। डेवलपमेंट इन ऑस्ट्रिया में कम हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रूशिया, जहाँ पर ज़्यादातर लोग लिबरल्स थे, इन लोगों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपनाया, मशीन को अपनाया और यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों में ये थॉट डेवलप होने लगा कि अगर जर्मनी एक स्टेट बनता है, नेशन स्टेट, तो उसमें ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि प्रूशिया उसको रूल करे। जर्मन यूनिफिकेशन का जो पहला पड़ाव था वो था 1834 में ज़ोल्वेरिन का इस्टेब्लिश करना। हम सभी जानते हैं कि जर्मन स्टेट 39 स्टेट में बटे हुए थे और हर स्टेट में जब व्यापार करने के लिए व्यापारी जाते थे तो वहाँ पर सभी को टैक्स पे करना पड़ता था और अलग अलग स्टेट में नापने का, मेज़र करने का तरीका भी अलग था। साथ ही साथ करेंसीज़ का भी चक्कर था। तो इन सब वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी व्यापारियों को व्यापार करने में। तो प्रूशिया ने इसको इनिशिएट करते हुए एक नया कस्टम यूनियन को इस्टेब्लिश कर दिया 1834 में, जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन में ये किया गया कि जो सभी स्टेट जो कि जर्मन में इस ज़ोल्वेरिन में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको आपस में जो बैरियर है टैक्स का, उनसे उसको हटा दिया गया। यानी कि अगर बिज़नेस क्लास के लोग बिज़नेस करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो ये सारी जो दिक्कत आ रही थी, इसको हटाने के लिए ज़ोल्वेरिन को बनाया गया। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 39 स्टेट में 25 स्टेट ज़ोल्वेरिन में शामिल हो गए और यहाँ पर बहुत फ्रीली ढंग से व्यापार होने लगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ज़ोल्वेरिन की वजह से जर्मनी एक इकोनॉमिकल वे में यूनिफाई होने लगा था। लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईज़िली जाने लगे थे, लोगों का कांटेक्ट होने लगा था और उनमें एक नेशनलिज्म की भावना जागने लगी थी कि जर्मन स्टेट्स एक हो जाएं। लेकिन अभी भी
जर्मन यूनिफिकेशन के रास्ते का सबसे बड़ा हर्डल जो था वो ऑस्ट्रिया ही था। इस तरह से 1848 का दौर आ गया और इस वक्त पूरे जर्मन स्टेट में यूनिफिकेशन की डिमांड पकड़ने लगी और सभी चाहते थे कि जर्मनी एक स्टेट बने, नेशन स्टेट, और इसका किंग जो हो तो वो प्रूशिया का हो, ना कि ऑस्ट्रिया का। जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है 1848 से। 39 स्टेट्स में जो मिडिल क्लास के लोग थे, इन लोगों ने अलग अलग स्टेट से 831 रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया और ये सभी लोग फ्रैंकफर्ट में जमा हो गए। फ्रैंकफर्ट एक जर्मन शहर है ये। इन सभी लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी तैयार किया जिसमें ये डिसीज़न लिया गया कि जर्मन स्टेट का हेड मोनार्क होगा, राजा होगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इन सभी लोगों ने 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन लोगों ने प्रूशिया के किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को ऑफ़र किया कि वो जर्मन स्टेट का इम्पेरर बन जाए और जर्मनी को एक नेशन स्टेट घोषित कर दे। लेकिन किंग ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसकी वजह ये थी कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, प्रूशिया के किंग के मना करने का जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि उन लोगों का जो ऑफ़र था उसमें किंग के पावर को कम कर दिया गया था और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ऐसा नहीं चाहता था। तो इस तरह से फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के रिजेक्ट करने के बाद ये पार्लियामेंट फेल हो जाती है। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने पार्लियामेंट को तो फेल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी इसके मन में जर्मनी को यूनिफाई करने का इरादा चल रहा था और उसने डिसाइड किया कि वो जर्मनी को एक करेगा। इसके लिए उसने ये काम सौंपा अपने एक ख़ास दोस्त को जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क। वो उस वक्त प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था। ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के यूनिफिकेशन का हीरो माना जाता है क्योंकि आज जो हम जर्मन कंट्री देख रहे हैं, जर्मनी, उसको यूनिफाई करने में सबसे बड़ा रोल ओटो वॉन बिस्मार्क का ही है। जर्मनी के यूनिफिकेशन करने में बिस्मार्क को 7 सालों में 3 वॉर लड़ने पड़े। सबसे पहले ऑस्ट्रिया से, उसके बाद डेनमार्क और फिर लास्ट में फ्रांस से। इन तीनों से वॉर करने के बाद इसने जर्मनी का यूनिफिकेशन कर दिया। जनवरी 1871 आते आते प्रूशिया ने पूरी तरह से जर्मनी को यूनिफाई कर दिया था और विलियम वन को जर्मनी का एम्पेरर घोषित किया गया। विलियम वन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के रिलेटिव थे। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि जर्मनी का यूनिफिकेशन, उसमें सबसे बड़ा रोल ओटो वॉन बिस्मार्क का था, उसके अलावा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का था और साथ ही साथ लास्ट में जब जर्मनी यूनिफाई हो गया तो जर्मनी के किंग कौन बना? विलियम वन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इटली के यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।